जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें 7 पैराग्राफ हो चुका था, 8वां पैराग्राफ से बाकी था। ये इस वीडियो का जो है सेकंड पार्ट है, दूसरा पार्ट है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है ना, किसके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो 7 पैराग्राफ तक हो चुका था और ये 8वां पैराग्राफ से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं वीडियो का। ये दूसरा पार्ट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। दे saw that kings and their swords were inferior to the swords of ethics। मतलब हमारे पूर्वजों ने यह देखा और जाना कि swords of kings and their swords, राजा और उसके तलवार है ना, बहुत छोटे पड़ जाते हैं किसके आगे? the swords of ethics, नैतिकता के तलवार के आगे। मतलब नैतिकता के आगे राजा और राजा के तलवार, इनकी शासन व्यवस्था क्या पड़ जाती है? बहुत छोटी पड़ जाती है। And they therefore held the sovereign of the earth to be inferior to the rishis and the fakirs। और आगे कहते हैं कि इनकी जो दुनिया है, राजाओं की जो दुनिया है, इनका जो साम्राज्य है, तो ऋषि मुनियों और फकीरों की दुनिया से क्या पड़ जाता है? बहुत छोटा पड़ जाता है। कहने का मतलब क्या है? एक राजा जो है अपने पूरे साम्राज्य पर क्या करता है? शासन करता है, पूरा साम्राज्य उसका होता है। लेकिन अगर बात करी जाए, सभी लोग राजा के सुनते हैं, राजा का ही आदेश चलता है, उसी का हुक्म चलता है। लेकिन अगर बात करें कि इनसे ऊपर कौन, किसकी हुकूमत चलती है, तो आपको पता है ऋषि और मुनियों की। क्योंकि राजा भी जो है ना, ऋषि मुनियों के कहे हुए बातों को मानते हैं, अमल करते हैं। उनके आगे इनको भी झुकना पड़ता है। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि वो जानते थे कि ऋषि मुनि जो है यहाँ के राजाओं से भी क्या होते हैं? तो ऊपर होते हैं। A nation with a constitution like this is fitter to teach others than to learn from others। और एक ऐसा नेशन जहाँ पर इस तरह का संविधान हो, तो इस देश को किसी और देश से कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे सिखाने की आवश्यकता है। This nation had courts, lawyers and doctors, but they were all within bounds। इस देश में, इस राष्ट्र में लॉयर्स भी थे, डॉक्टर्स भी थे, सब कुछ था, लेकिन ये सभी लोग एक बाउंड में थे। इनका एक दायरा होता था, एक हद होता था, है ना। ये लिमिट को क्रॉस नहीं करते थे। जैसे कि आजकल के डॉक्टर्स, वकील क्या करते हैं? लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं, है ना। जितना मर्जी उतना पैसा कमाते हैं, व्यवसाय बना चुके हैं अपने फील्ड को और अपने कार्यों को, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता था। पहले के डॉक्टर, वकील, इनका एक दायरा होता था। वो दायरा को बिल्कुल ही क्रॉस नहीं करते थे। Everybody knew that these professions were not particularly superior। वो सभी जानते थे कि वो जो प्रोफेशन था ना, उतना बेहतरीन नहीं था, इतना सुपेरियर नहीं था, मतलब इनकम की दृष्टि से। लेकिन देखो आज ये प्रोफेशन क्या हो चुका है? बहुत सुपेरियर हो चुका है। एक डॉक्टर बन जाने के बाद से इतनी कमाई है जिसका हद हिसाब नहीं है, इतनी लुटाई है जिसका हद हिसाब नहीं है। एक साल में 10-10, 20-20 फ्लैट बन जाते हैं, बड़ी बड़ी मंजिलें अपनी हो जाती है, गाड़ी हो जाता है, बंगला हो जाता है। वकील का भी यही हाल है। लेकिन पहले ये चीज़ें नहीं थी, क्योंकि जो है ना, वो उल्टा सीधा कमाई नहीं करते थे, हराम की नहीं खाते थे, किसी को लूटते नहीं थे। लेकिन आज जो है ना, लूटा जाता है। इसीलिए आज ये प्रोफेशन सुपीरियर हो चुका है, जबकि वो प्रोफेशन उस ज़माने में जो है ना, इस हिसाब के लायक नहीं था। क्योंकि ये प्रोफेशन को उस वक्त न्याय माना जाता था, धर्म से जोड़ा जाता था, एक डॉक्टर को भगवान माना जाता था। लेकिन आज देखा जाए तो एक डॉक्टर क्या हो चुका है? शैतान हो चुका है। पहले वकील जो है ना, न्याय को दिलवाते थे, और आज क्या करते हैं वकील? तो न्याय को खरीदते और बेचा-बेची करते हैं, है ना। पैसा लेकर के झूठ को सच और सच को झूठ। इसीलिए कहा जा रहा है कि उस वक्त ये प्रोफेशन इतना सुपेरियर नहीं था। उनका एक दायरा होता था, अपनी दायरा को कभी क्रॉस नहीं करते थे। Moreover, these वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रॉब पीपुल। क्योंकि ये वकील्स और वैद्य क्या करते थे? लोगों को लूटते कभी नहीं थे, है ना। अब जो भगवान का रूप होगा डॉक्टर, वो तो किसी को लूटेगा नहीं। जो वकील होता है, जो न्याय दिलवाने वाला, वो भी एक ईश्वर के समान ही होता है, जो न्याय को दिलवाता है, अन्यायी को सजा दिलवाता है, तो वो भी भगवान से कम नहीं है। तो इस तरीके का दर्जा पाने वाले लोग पहले किसी पर अन्याय नहीं करते थे, है ना, और वो लोगों को लूटते नहीं थे। They were considered people dependent, not their masters। वो लोगों का मास्टर, मालिक नहीं समझते थे। जैसे कि आज के डॉक्टर, वकील क्या समझते हैं? दूसरों को क्या समझते हैं? कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। खुद को जो है ना, सर्वा समझते हैं, मालिक समझते हैं। लोगों पर अत्याचार करते हैं, जो मर्जी वो करते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले के वैद्य और वकील डिपेंडेंट मानते थे लोगों पे, जबकि आज के डॉक्टर और वकील क्या मानते हैं? लोगों को मानते हैं कि वो डिपेंड है किन पर? तो इन पर। ये चाहे तो जिंदगी दे सकते हैं और ये चाहे तो मौत दे सकते हैं। The ordinary rule was to avoid courts।
सॉरी इसमें कुछ छूट गया। हाँ, जस्टिस वाज टोलरेबली फेयर। पहले जो जस्टिस था, न्याय था, वो बिल्कुल क्या था, फेयर था, साफ सुथरा था, हर सबको न्याय मिलता था। लेकिन आज देख लो, न्याय दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता है। जिसके पास पैसा है वो न्याय को खरीद लेता है ना, झूठ को सच साबित कर देता है, सच को झूठ साबित कर देता है। आगे देखेंगे हम लोग, द ऑर्डिनरी रूल्स वाज टू बी अवॉइड कोड। और बहुत छोटे छोटे साधारण तौर पर क्या बनाए जाते थे, कानून बनाए जाते थे। किस काम के लिए, कोर्ट को अवॉइड करने के लिए। यानी हर बात बात पे लोग कोर्ट कचहरी नहीं जाया करते थे, क्योंकि लोग जानते थे कि अपनी इज्जत को सरेआम उछालना कोर्ट में जाकर के अच्छी बात नहीं है। छोटी छोटी बातों को गाँव में, पंचायतों में, लोगों के बीच में ही क्या कर लिया जाता था, समझ लिया जाता था। लेकिन आज देख लो, हर बात बात पे झगड़ा होता है, और हम लोग ससुराल से ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, कोर्ट में ज़्यादा मिलते हैं। ये हालचाल हो चुका है ना। तो पहले ये चीज़ें अवॉइड करी जाती थी, कोर्ट को क्या किया जाता था, अवॉइड किया जाता था, है ना, उससे बचा जाता था। आगे देखेंगे हम लोग, देयर वेयर नो टाउट्स टू ल्यूर पीपल इनटू देम। उसमें कोई दलाल नहीं होता था, है ना। आज देखिए, कोर्ट कचहरी आप चले जाइए, डॉक्टर के पास चले जाइए, तो डॉक्टर के पास पुर्जा लगाने वाला अलग, फीस लेने वाला अलग, उसमें भी दलाल होता है। कितना पैसा दीजिए, पहले नंबर लगवा देंगे, बाद में लगवा देंगे। वकीलों के पास चले जाइए, तो वकील से पहले आपको दलाल मिल जाएंगे, उसके पास ले चलते हैं, उसके पास ले चलते हैं, इतना में हो जाएगा, उतना में हो जाएगा, आपको फंसाए रखते हैं। तो इस तरीके से लूटा जाता है। इस फील्ड में जो है हज़ारों दलाल मिल जाते हैं, जबकि पहले दलाली का काम नहीं होता था, और दलाल भी नहीं होते थे लालच देने के लिए, है ना। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती थी पहले। There were no doubts to lure people into them. This able to watch noticeably only in and around capitals. और ये भी जो चीज़ें देखने को मिलती थी, जिसका हम लोग जिक्र अभी तक हम लोग कर रहे हैं, जो कर रहे हैं अभी, डॉक्टरों की, वकीलों की, तो ये सब कहाँ देखने को मिलते थे, तो वो भी गांव में नहीं देखने को मिलते थे। कैपिटल्स में, राजधानी में, बड़े बड़े शहरों में ही थोड़ा मोड़ा ये चीज़ें देखने को मिलता था, बाकी कहीं देखने को नहीं मिलता था। The common people lived independently and followed their agriculture occupation. अब common people की बात करें तो वो independently रहा करते थे, तो बिल्कुल स्वतंत्र, किसी पर आश्रित नहीं होते थे, बिल्कुल स्वतंत्र अपना जीवन यापन करते थे। and followed agricultural occupation, और वो कृषि को, खेती बाड़ी को ही अपना व्यवसाय मानते थे, और इसी से अपना जीवन यापन करते थे। They enjoyed true home rule, और उन लोगों ने क्या किया, वो क्या करते थे, तो होम रूल एंजॉयड करते थे। जो घर पे, गाँव में जो कानून बनाए जाते थे, उसी कानून के अंतर्गत अपना जीवन जीते थे, उसी रीति रिवाज के साथ अपना जीवन को जीते थे, और काफ़ी ये जीवन आनंददायक होता था, है ना। 9वां पैराग्राफ हम लोग देखेंगे। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाई मी हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाई इट्स वोटरीज। जो भारतीय सभ्यता की बात करी जा रही है, जो मैं गुणगान गा रहा हूँ, कौन कह रहा है, गांधी जी कह रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं कह रहा हूँ, वो सभी भारत के चाहने वाले, वो सभी लोग गुणगान ऐसे ही गाते हैं, भारत की तारीफ ऐसे ही करते हैं जैसे कि मैं करता हूँ। सिर्फ मैं ही करने वाला ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, गांधी जी खुद कह रहे हैं। इन नो पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन। कह रहे हैं कि दुनिया के किसी कोने में भी, या किसी और सभ्यता में, किसी भी सभ्यता में, हर कोई बिल्कुल परफेक्ट नहीं है ना, कहीं ना कहीं कमी बेसी तो रहती ही है, कोई परफेक्ट 100% नहीं है, गांधी जी कह रहे हैं। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बींग्स। जो भारतीय सभ्यता है, इसकी टेंडेंसी क्या है, ये क्या चाहता है, तो मोरालिटी को क्या करता है, एलिवेट करता है, यानी मोरालिटी, नैतिकता को क्या करता है, बढ़ावा देता है। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट इमोरलिटी। अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करें तो इमोरलिटी को क्या करते हैं, वो डेवलप करते हैं, और क्या करते हैं, एलिवेट करते हैं। इमोरलिटी का मतलब, अनैतिकता का मतलब, देखिए उनके यहाँ का रहन सहन, काम काज, पहनावा ओढ़ावा आपको तो पता ही है ना, आप लोग जान रहे होंगे, है ना। इस तरीके से उन लोग का जीवन यापन होता है। हम लोग वैसे बिल्कुल नहीं जी सकते हैं, बिना कपड़े का, नंगे घूमना, कम वस्त्र पहनना, है ना, इस तरह का जीवन हम लोग नहीं जी सकते, क्योंकि हमारी सभ्यता ऐसी है ही नहीं, और हमारी सभ्यताएं और हमारा एजुकेशन इस तरह का है ही नहीं कि हम लोग उस तरह का रहन सहन अपना सके, है ना। तो उनकी सभ्यताएं थोड़ी अलग है, हमारी सभ्यताएं क्या है, थोड़ी अलग है। तो यही कहा जा रहा है कि हमारी सभ्यता क्या करती है, मोरालिटी को एलिवेट करती है, जबकि उनकी सभ्यता क्या करती है, तो इमोरलिटी मतलब अनैतिकता को क्या करती है, एलिवेट करती है, बढ़ावा देती है ना। हम लोग यहाँ अगर देखिए, पूरा ऊपर से नीचे तो कपड़ा नहीं पहन के जाइएगा, पर्दा करके नहीं जाइएगा तो हुक्का जाइएगा। उनके यहाँ जो है ना, कपड़ा पहन के जाइएगा तो हुक्का जाइएगा, मतलब उनके यहाँ नंगे जाइए तो ठीक है, हम लोग यहाँ कपड़ा पहन के जाइए तो ठीक है। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। द लेटर इज गॉडलेस, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड।
अगर बात करी जाए उनकी सभ्यता की और हमारी सभ्यता की, तो कहने का मतलब हमारी सभ्यता जो है ना गॉड में विश्वास रखती है, ईश्वर में क्या रखती है, विश्वास रखती है, जबकि उनकी सभ्यता में ईश्वर में वो लोग विश्वास उतना नहीं रखते हैं, है ना, उतना जितना कि हम लोग, है ना, जितना हम लोग धर्म से रिलेटेड रीति रिवाजों को मनाते हैं, चीज़ों को देखते हैं, है ना, उतना ही वो लोग धार्मिक नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियन। ठीक है ना, आगे देखेंगे हम लोग। इट बिहोव्स एवरी लवर्स ऑफ so understanding and so believing it behoves every lovers of India to cling to the old Indian civilization even a child cling to the mother's breast। अब देखिए, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर वो भारत का चाहने वाला, है ना, भारत से ऐसे गले लग जाए, यहाँ की सभ्यता से ऐसे गले लग जाए, इसके गोद से, इसके सीने से ऐसे सिमट जाए, जैसे कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ के गोद में उसके ब्रेस्ट से, उसके छाती से सिमट जाता है ना, चिपक जाता है ना, वैसे भारतीयों को भी इसकी सभ्यता से सिमट जाने की आवश्यकता है। यानी हमारी सभ्यता जो है ना अनोखी सभ्यता है, दुनिया में सबसे बेहतरीन सभ्यता है ना, तो इसलिए हमें भी ज़रूरत है, एकदम माँ के जैसे सीने में एक बच्चा चिपक जाता है, वैसे ही हमें अपनी सभ्यता से चिपक जाने की आवश्यकता है। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी थिंग्स। अब गांधी जी कह रहे हैं कि मुझे कोई नफरत नहीं है पश्चिमी देशों से, पश्चिमी सभ्यता वाले लोगों से मुझे किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है, कोई नफरत नहीं है। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी थिंग्स। अब कह रहे हैं कि हालांकि बहुत सारे चीज़ों के लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, जो मैंने पश्चिमी सभ्यताओं से सीखा है ना। गांधी जी कहते हैं मुझे उनसे कोई नफरत नहीं है, हालांकि मैं धन्यवाद देता हूँ उस पश्चिमी सभ्यता के लोगों का, जहाँ की साहित्य से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और वो क्या है हम लोग देखते हैं। बट आई एम थैंकफुल टू द मॉडर्न सिविलाइजेशन, बट आई एम थैंकफुल टू द मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ आई वांट इंडिया टू राइज इट फुलेस्ट height, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization। अब देखिए गांधी जी यहाँ पे कह रहे हैं आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, हालांकि मैं आधुनिक सभ्यता को भी क्या करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। फॉर टीचिंग मी दैट इफ़ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट फुलेस्ट हाइट, जिसने मुझे सिखाया कि अगर अपने देश को बिल्कुल फुलेस्ट हाइट पर, माने बिल्कुल बुलंदियों पे आप अगर ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आई हैव टू हाइट आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन फ्रेंकली। तो हमें अपने देशवासियों से क्या करना चाहिए, बिल्कुल फ्रेंकली बता देना चाहिए, बोल देना चाहिए दैट आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो मैंने क्या सीखा है, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन से इस बात को मैंने सीखा है कि अगर अपने देश को बहुत ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक ले जाना है, तो देशवासियों से झूठ मत बोलो, तुरंत और फ्रेंकली बोल दो, है ना, जो भी चीज़ें हैं। तो ये मैंने किन से सीखा है, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन से सीखा है, जो आधुनिक सभ्यता है ना, मैंने इससे सीखा है, और मैं इनका क्या करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आई हैव लर्न वन लेसन फ्रॉम इट एंड दैट इज़ दैट वी मस्ट शन इट एट ऑल कॉस्ट। और मैंने इससे सीखा है कि हमें हर हाल में क्या करना चाहिए, तो इन चीज़ों को, जो गलत चीज़ें हैं, जो हमारी सभ्यता से क्या है, बिल्कुल अलग है, हमारी सभ्यता के खिलाफ है, हमारे मोरालिटी के खिलाफ है, इसको हर कीमत पे क्या कर देना चाहिए, तो हमें इसे दूर कर देना चाहिए। 11वां पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। व्हाट इज़ दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन। अब गांधी जी कहते हैं कि व्हाट इज़ दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, इसका मीनिंग बताना चाहते हैं गांधी जी। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द मटेरियल। गांधी जी कहते हैं ये क्या है, एक तरह का पूजा है मटेरियल का। मटेरियल मतलब वस्तुओं का, है ना, भौतिक वस्तुओं का क्या है, तो यह पूजा है। कौन, क्या चीज़, मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता, नई नई चीज़ों का, वस्तुओं का क्या है, एक तरह का पूजा है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूटिनस, और दरअसल यह उस शैतान की पूजा है जो हमारे मन में है, हमारे हृदय में बसा हुआ है, उसकी ये पूजा है। इट इज़ अनएडल्टरेटेड मैटेरियलिज्म, यह बिल्कुल कम्प्लीटली क्या है, मैटेरियलिज्म है। इसमें हम लोग सिर्फ मैटेरियल को पूछते हैं, नई नई चीज़ों को पूछते हैं, है ना। हमें लगता है कि शायद यही चीज़ें हमारे देश को, हमारी सभ्यता को क्या करेंगी, विकसित करेंगी, बहुत आगे लेके जाएंगी। लेकिन असल में ये चीज़ें क्या है, गांधी जी के हिसाब से बिल्कुल अलग हैं। इन चीज़ों से कोई सुख प्राप्त नहीं होता है ना, देश आगे नहीं जा सकता है गांधी जी के अकॉर्डिंगली। If it does not think at every step of the triumph of material civilization, अगर मॉडर्न सिविलाइजेशन की अगर बात करी जाए तो हर स्टेप पे क्या किया जाता है, तो नई नई चीज़ों का आविष्कार किया जाता है। यही है क्या चीज़, मॉडर्न सिविलाइजेशन।
है ना। अगर हर स्टेप पर नई नई आविष्कार नहीं की जाए तो ये मॉडर्न सिविलाइजेशन है ही नहीं। तो दरअसल में ये मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता किस पर टिका हुआ है? तो नए नए चीज़ों के आविष्कार पर ही टिका हुआ है। यही है मॉडर्न सिविलाइजेशन। अब मॉडर्न सिविलाइजेशन के अंतर्गत देखिए, मतलब हर रोज़ कोई ना कोई नया प्रोडक्ट आता है, हर रोज़ कोई ना कोई नया प्रोडक्ट आता है। अब तो ये हाल हो गया है कि आज कोई सामान खरीदने में भी डर लगता है कि हो सकता है कि कल सुबह उठे तो कोई नया प्रोडक्ट आ जाए, कोई इससे नया आ जाए, नहीं अपडेटेड आ जाए, नया वर्जन आ जाए। तो ऐसा हो गया है ना। हम लोग देखते हैं, अब अगला देखते हैं हम लोग 12वां पैराग्राफ। इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी इफ़ नॉट यूजलेस। गांधी जी कहते हैं कि अगर यह यूजलेस नहीं है, अगर यह यूजलेस नहीं है तो मुझे लगता है कि शायद ये क्या है? अननेसेसरी है, गैर जरूरी है। क्या चीज़ गैर जरूरी है? टू वे द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशन। दो सभ्यताओं का क्या करना जी? तुलना करना क्या है? यह बिल्कुल गैर जरूरी लगता है। गांधी जी कहते हैं इट इज़ लाइकली दैट द वेस्ट हैज़ इवॉल्व्ड ए सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स। कहने का मतलब है, गांधी जी कहते हैं कि इनकी तुलना करना क्या लगता है? मुझे गैर जरूरी लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उनका सभ्यता जो है उनके क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार, है ना, उनकी भौगोलिक स्थितियों के अनुसार उन्हें सूट करता है। तो हो सकता है कि उनका जीवन यापन ऐसा हो या ऐसा वो लोग जीवन व्यतीत करते हैं। एंड सिमिलरली वी हैव ए सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशन। और वैसे ही हमारी सभ्यता जो है ना हमको सूट करती हैं हमारी भौगोलिक स्थितियों के अनुसार, हमारी जियोग्राफिकल कंडीशन के अनुसार। तो हम लोग इस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एंड बोथ आर गुड इन दियर ऑन रिस्पेक्टिव स्फेयर। और ये दोनों सही हैं अपने अपने स्फेयर में, अपने अपने जगहों पर क्या है, दोनों मुझे लगता है कि क्या है, सही है ना। तो यहाँ पर गांधी जी ये बात बिल्कुल क्लियर कर दे रहे हैं कि वो अपना जीवन जीते हैं, हो सकता है कि उनके हिसाब से क्या हो, सही हो, उनके भौगोलिक स्थितियों के अनुसार सही हो, और जो हम जीते हैं वो अपने हिसाब से सही है। मतलब दोनों लोग सही हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि वो गलत ही गलत है और क्या है, हम सही ही सही हैं। 13वां पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। 13वां देखते हैं। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीसिप्लिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। अब कहते हैं कि द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीसिप्लिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। अगर मॉडर्न सिविलाइजेशन और ओल्ड सिविलाइजेशन की बात करी जाए तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो फ़र्क यही है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन किस पर आधारित है? तो इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। मॉडर्न सिविलाइजेशन में हमारे वांट्स क्या होते हैं? मल्टीपली, गुणात्मक रूप से वृद्धि करते हैं, बढ़ते जाते हैं, और हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भौतिक वस्तुओं के पीछे काफ़ी तेज रफ्तार से भागते हैं। ये क्या है? तो मॉडर्न सिविलाइजेशन है। नई नई चीज़ों की प्राप्ति के लिए हम लोग दिनों रात क्या करते हैं? मेहनत करते हैं और भागते हैं, नई नई चीज़ों को पैदा करते हैं, आविष्कार करते हैं। ये क्या है? मॉडर्न सिविलाइजेशन है। The characteristic of ancient civilization is an imperative restriction upon and strict regulating of these wants। जबकि ओल्ड सिविलाइजेशन क्या है? इस पर रिस्ट्रिक्शन है। जबकि ओल्ड सिविलाइजेशन कहता है कि ये जो चीज़ें हैं ना बाबू, इस पर क्या करो, आप रिस्ट्रिक्ट करो, इस पर पाबंद लगाओ, और अपने जीवन जीने के लिए समझ लीजिए कि एक रेगुलेटर फिट करो। रेगुलेटर का मतलब क्या चीज़? जैसे कि आप गैस सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर में आप देखें रेगुलेटर होता है, हम लोग चालू करते हैं तो गैस चालू हो जाता है, बंद करते हैं तो बंद हो जाता है। वैसे ही एक अपने जीवन में भी क्या करो, एक रेगुलेटर फिट करके रखो, है ना। कैसे जीना है ना वैसे ही जीवो, उससे बाहर मत जाओ। हमारी सभ्यता ये सिखाती है। हमारी सभ्यता कहती है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स को क्या करना है, हमें रोकना है ना। इन चीज़ों पर लगाम लगाओ, क्योंकि इसमें तुम जितना ही इन्वॉल्व हो जाओगे उतना ही तुम बेलगाम बनते जाओगे, है ना। और मोरल फाइबर्स को तुम क्या करोगे, लूज करोगे, है ना। मोरल फाइबर्स का मतलब यानी नैतिकता को धीरे धीरे खो दोगे। आगे देखेंगे हम लोग। द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसैटिएबलनेस arises really from wants of living faiths in future states and before and therefore also in divinity। द मॉडर्न और वेस्टर्न सिविलाइजेशन की अगर बात करी जाए, ये जो असंतुष्टि जो प्राप्त हो रही है वो किसके वजह से हो रही है? तो वांट्स ऑफ लिविंग फेथ इन फ्यूचर। ये लोग जो है ना, वो लोग जो मॉडर्न सिविलाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं और इसमें विश्वास रख रहे हैं, तो आज के जीवन से ये सेटिस्फाइड नहीं है, अनसेटिस्फाइड है। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर को जी रहे हैं, फ्यूचर में जीना चाहते हैं। आज है लेकिन आने वाले 50 साल के बारे में सोचते हैं,
और 50 साल में क्या होने वाला है उन चीज़ों को आज ही देखते हैं और उसका आविष्कार करना चाहते हैं। तो इसलिए इनका सोच का दायरा बढ़ जाता है और इनका वांट्स का दायरा जो है ना, डिज़ायर का दायरा जो है ना, इच्छाओं का दायरा जो है ना बढ़ जाता है। और जब दायरा बढ़ जाएगा तो आज हैं यहाँ पे, आज सोच रहे हैं कहीं और पे, तो क्या वो संतुष्ट हो पाएंगे अपने जीवन से? तो कतई नहीं हो पाएंगे। तो ये संतुष्टि का कारण यही है कि आज जीते हैं, आने वाले 100 सालों के बारे में सोचते हैं और उन चीज़ों के आविष्कार में लग जाते हैं, इसीलिए अपने जीवन से क्या है तो संतुष्ट नहीं हो पाते। The restraint of ancient or Eastern civilization arises from the beliefs often in spite of ourselves in future states and existence of divine power। जबकि हमारी सभ्यता जो है ना वो क्या करती है, तो हमारी सभ्यता जो है ना एक विश्वास में है, बिलीफ में है, हम लोग इन चीज़ों के पीछे नहीं भागते, हम लोग जो है ना इन पर क्या करते हैं, पाबंदी लगाते हैं, पाबंदी लगाते हैं। इसलिए हमारी सभ्यता क्या है, अब बिल्कुल अलग है। ये नई नई चीज़ों के पीछे भागते हैं, जबकि हम लोग इन चीज़ों के पीछे भागते नहीं हैं। ये खुशियों को कहीं और तलाशते हैं, हम लोग खुशियों को कहीं और तलाशते हैं, यही फ़र्क है। वो लोग गॉड में विश्वास नहीं रखते हैं, जबकि हम लोग गॉड में विश्वास रखते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग 14वां पैराग्राफ। Some of the immediate and brilliant results of the modern invention are too maddening to resist। अब यहाँ पे गांधी जी कह रहे हैं कि कुछ तो इतने ब्रिलियंट आविष्कार हुए हैं, कुछ आजकल के कुछ आविष्कार जो है ना ऐसे हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं, है ना। हालांकि ब्रिलियंट भी कह रहे हैं और मैडनिंग भी कह रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो आविष्कार होता है, बुद्धि तो लगता ही है, दिमाग तो लगता ही है ना। बिना दिमाग का, बिना बुद्धि का कोई चीज़ का आविष्कार होता तो है नहीं, तो ये दिमाग लगा करके ही आविष्कार किया जाता है। तो वही गांधी जी कह रहे हैं, हालांकि कुछ तो ब्रिलियंट आविष्कार हुए हैं और होते रहते हैं, लेकिन ये मैडनिंग है और इनको रोक पाना भी क्या है, बड़ा मुश्किल है। ये आविष्कार ऐसे हैं जो खुद एक दिन मानव सभ्यता को क्या कर देंगे, पूरी दुनिया से ख़त्म कर देंगे। और लोगों को लगता है कि एक नया आविष्कार है, जैसे कि समझ लीजिए मशीन गन हो गया, बम हो गया, परमाणु बम, कौन कौन सा बम बन रहा है। नहीं, कुछ दिन के बाद टोमेटो बम आ जाएगा, नहीं गजरा बम आ जाएगा, तरह तरह का बम देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये चीज़ें हर रोज़ क्या करी जाती हैं, आविष्कार करी जा रही हैं। लोगों को लग रहा है कि हम विकास कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, हमारा देश मजबूत हो रहा है, लेकिन असल में क्या है, ये मौत का सामान है और इससे पूरा दुनिया क्या हो जाएगा, नाश विनाश हो जाएगा। जब हम रहेंगे नहीं तो हमारी सभ्यता कहाँ से रहेगी, हम विकास कहाँ कर पाएंगे। तो बात यही है, गांधी जी यही कहना चाहते हैं। चलिए हम लोग कहाँ थे, हाँ, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग। तो वही गांधी जी कह रहे हैं कि कुछ ब्रिलियंट जो खोज हैं, जो इन्वेंशन हो रहे हैं, वो असल में क्या है, मैडनिंग है, पूरे विश्व को क्या करने वाली है, ये चीज़ें ख़त्म करने वाली हैं। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन द रेजिस्टेंस। लेकिन गांधी जी कह रहे हैं कि मुझे बिल्कुल ही डाउट नहीं है कि इंसानों का विजय, इंसानों की खुशी रिस्ट्रिक्शन में है, इन चीज़ों के रिस्ट्रिक्शन में है ना। यानी गांधी जी साफ कह रहे हैं कि इंसानों की खुशी जो है ना इन हथियारों में नहीं है, इन सारी चीज़ों में नहीं है, भौतिक चीज़ों में नहीं है ना, बल्कि कहीं और है। उसके आगे हम लोग देखेंगे, वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड्स फॉर ए मोमेंट्री प्लीजर। अब गांधी जी कह रहे हैं, बार्टरिंग का मतलब होता है, देखिए अदला बदली करना, ठीक है ना। जो पहले बार्टर सिस्टम चला करता था, है ना, पहले पैसा का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो लोग सामानों का अदला बदली करके ही क्या करते थे, अपनी चीज़ों की पूर्ति करते थे। तो वही बार्टरिंग, वी आर डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंट्री प्लीजर। गांधी जी कह रहे हैं कि हम लोग मोमेंट्री प्लीजर के लिए अपना परमानेंट सुख को, जो जीवन भर खुशी देने वाला चीज़ है ना, उसको हम लोग बदल रहे हैं। किन चीज़ों से, तो उन चीज़ों से जो हमें सिर्फ क्षण भर के लिए खुशी देता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग 15वां पैराग्राफ, जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स material. Similarly, Hinduism has made the still more marvelous discovery in things of religion of the spirit of soul। गांधी यहाँ पे कह रहे हैं कि वेस्ट वालों ने, वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाले लोगों ने, पश्चिमी देशों ने बहुत सारी डिस्कवरी करी हैं चीज़ों में, मटेरियल में, है ना। नई नई चीज़ें उन लोगों ने क्या किया, आविष्कार किया है। तो हमारी सभ्यता के लोग भी, हमारी सभ्यता भी, हमारा इंडिया भी चीज़ों में तो आविष्कार नहीं किया, लेकिन अलग चीज़ों में आविष्कार किया है। डिस्कवरी इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, यानी धर्म में आविष्कार किया है ना। धार्मिक चीज़ों में हमारा भारत भी क्या किया है, तो आविष्कार किया है। ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल, अगर सोल की बात करी जाए, आत्मा की बात करी जाए, आध्यात्मिकता की बात करी जाए, संस्कार की बात करी जाए, तो इन चीज़ों में, नैतिकता में, इन चीज़ों में क्या किया है, भारत ने भी आविष्कार किया है ना।
रूल रेगुलेशन, रीति रिवाज हमारे यहाँ जितना बेहतरीन पाया जाता है, क्या अलग देशों में पाया जाता है? दूसरे देशों में बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है। तो हमारे यहाँ की संस्कृति है, हमारे यहाँ का संस्कार और हमारे यहाँ का बर्ताव, बड़ों से कैसे बात करना है, छोटों से कैसे बात करना है, कैसे किसी के सामने पेश हुआ जाता है, ये सभी चीज़ें हमारे पूर्वजों ने और हमारी सभ्यता ने हमें सिखाई हैं। इस तरह का चीज़ दूसरे देशों में देखने को नहीं मिलता है। तो आविष्कार जैसे उन लोगों ने किया है वैसे हमारे देशों में भी हुआ है। ऐसा बात नहीं है कि हम लोगों ने आविष्कार नहीं किया, लेकिन फ़र्क है, उन लोगों ने मटेरियल में आविष्कार किया है जबकि हम लोगों ने मटेरियल में आविष्कार नहीं किया है ना। आगे देखते हैं हम लोग 16वां पैराग्राफ। बट वी हैव नो आइज फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। लेकिन हमारे पास जो है ना आँखें नहीं है हमारी डिस्कवरीज को देखने के लिए। वास्तव में ये चीज़ें दिख नहीं पाती हैं, हम लोग इसको देख ही नहीं पाते, सिर्फ वही देख पाते हैं जो हमें दिखाया जाता है। भौतिक वस्तुओं को तो हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, इसलिए हम लोग हमेशा उसे ही देख पाते हैं। जबकि इन अच्छी चीज़ों को भी जिसे हमारे भारत ने आविष्कार किया है, कभी इसको हम लोग देख नहीं पाते या ना देखने का प्रयास करते हैं। वी आर डेजल्ड बाई द मेटेरियल प्रोग्रेस, वी आर डेजल्ड बाई द मेटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैड मेड। हम लोग सिर्फ उसे ही देख पा रहे हैं जिसको पश्चिमी सभ्यता वाले लोगों ने क्या किया है, आविष्कार किया है, और उसी के रोशनी में, चकाचौंध रोशनी में हम लोग क्या हो रहे हैं, तो खो रहे हैं। आई एम नॉट enamored of that progress. In fact, it almost seems as though God in his wisdom has prevented India from progressing along those lines. अब देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है आई एम नॉट enamored of the progress in fact. यहाँ पे गांधी जी कह रहे हैं, enamored का यहाँ पे मीनिंग देखना है, रुकिए हम देख लेंगे। बी इन लव विथ, डिलाइटेड विथ, आई एम नॉट enamored of this progress in fact. गांधी जी कह रहे हैं कि वास्तव में अगर बात करी जाए ना तो इस प्रोग्रेस से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इस प्रोग्रेस से मैं आनंदित नहीं हूँ। यहाँ पर है enamored का मतलब होता है खुश होना, है ना। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं इससे बिल्कुल ही खुश नहीं हूँ। इट almost seem as though God in his wisdom has prevented India from progressing along those lines. ऐसा लगता है, गांधी सोचते हैं कि ऐसा लगता है कि शायद गॉड नहीं, ईश्वर ने ही हमें रोक रखा है ताकि हम उस तरह के सिविलाइजेशन को, सभ्यता को, रीति रिवाज को हम लोग न अपनाए पाए। ऐसा लगता है कि गॉड ने क्या कर रखा है, हमें प्रतिबंधित कर रखा है, रोक रखा है। ये उसकी क्या है, मेहरबानी है, जो उन चीज़ों को हमें सीखने के प्रति हमें कभी भी अग्रसर नहीं करता है, हमें कभी भी उधर जाने नहीं देता है। सो दैट इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रेसिस्टिंग द अंडर्स ऑफ द मैटेरियलिज्म, है ना। तो मैटेरियलिज्म की तरफ और इन चीज़ों की तरफ हमारा भारत क्या कर रखा है, भारत को कौन रोक रखा है, तो हमारा ईश्वर ने रोक रखा है, ऐसा लगता है। कौन कह रहा है, तो गांधी जी। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो है एक वीडियो में और जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। 14 पैराग्राफ हमें पढ़ना है, मैंने 16 तक पढ़ा दिया है, 17 से लेकर 24 तक हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, बस जय हिंद।